फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू ने जहां बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता, वहीं एक और बड़ी ही खास फिल्म है और वो फिल्म भी बड़ी ही अलग एक तरह से अपनी जगह बनाने में कामयाब रही और इस फिल्म का नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दो महिलाओं की एक तरह से पूरी दुनिया को ये दिखाने की एक अलग तरह की कोशिश है कि क्रिएटिविटी की दुनिया में वो किस तरह का मुकाम हासिल कर सकती हैं। जी हां, कार्तिकी गोंजाल्वेस और गुनीत मोंगा, ये दो महिलाएं, दो भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने द एलिफेंट विस्पर्स जैसी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म को पूरी दुनिया के सामने रखा। और इस फिल्म ने डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्री बेस्ट शॉर्ट फिल्म जो कैटेगरी है उसमें अपनी धाक जमाई और यहां पर ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया। और ऑस्कर अवार्ड में आपको बता दें कि इस बार 3 कैटेगरीज थी जिसमें भारत को नॉमिनेशन मिला। 3 कैटेगरीज में 2 में भारत ने जीत हासिल की। सोचिए, 3 में नॉमिनेशन मिलता है और 2 में भारत ने जीत हासिल की, जिसमें आरआरआर के नाटू नाटू गाना लिखने वाले चंद्रा बोस और कंपोजर एमएम कीरवानी ने ट्रॉफी ली। वहीं द एलिफेंट विस्पर्स के लिए 2 महिलाओं ने देश का मान बढ़ाया और प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और फिल्म मेकर कार्तिकी गोंजाल्वेस ने ऑस्कर ट्रॉफी थामी। इन दिग्गजों ने देश का नाम ऊंचा उठाते हुए बता दिया कि यह भारत के लिए सिनेमा का साल है। और इन सब पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। जरा कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। एमएम कीरवानी साहब ने आखिर क्या कहा ऑस्कर की ट्रॉफी थामते हुए, जरा वो सुन लेते हैं। Thank you, Academy. I grew up listening to the Carpenters, and now here I am with the Oscars. There was only one wish on my mind. So was Rajamouli's and my family's. RRR has to win. Pride of every Indian. And must put me on the top of the world. Thank you, Kartikeya and Variance Films for making this possible. Love you all. Thank you. Namaste. और चलिए आपको दिखाते हैं कि रामचरण और चिरंजीवी ने आखिर इस जश्न को किस तरह से मनाया। Age groups, different cultures have owned this song, and I think they are doing a much better job than us. And today it's no more our song, it's the people's song, and people have brought RRR to the carpets. It's just amazing that RRR has become the first Indian film to win Oscar. I salute the musical genius of M.M. Keeravani garu, lyricist Chandra Bosu, singers Kala Bhairava, Rahul Sipliganj, choreographer Prem Rakshit, of course actors Tarak and Ram Charan, who danced like a dream. Just one man, S.S. Rajamouli, made all this happen. Rajamouli has made every Indian proud today. I also want to congratulate the entire team of The Elephant Whisperers for winning the Oscar for the best short documentary. You all have made history and made our hearts swell with pride. Jai Hind. जी हां, उमंगों से फूला हुआ हमारा सीना है क्योंकि आज भारतीय सिनेमा ने एक अलग तरह का मुकाम हासिल किया है और पूरी दुनिया में इसकी धूम देखी जा रही है। और विदेशी सरजमी पर स्वदेश के इस जलवे के बाद राजनीतिक गलियारों से भी प्रतिक्रियाएं आई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये भारत के लिए अभूतपूर्व और ऐतिहासिक पल भी है जब ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू ने देश और दुनिया का दिल भी जीता और ऑस्कर 95 में अवार्ड भी जीता है। साथ ही द एलिफेंट विस्परर ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीतना, ये भारत के कंटेंट की पहचान आज दुनिया कर रही है। ब्रांड इंडिया हैज अराइव्ड है। भारत के ब्रांड की धूम, भारत के संगीत की धूम, भारत के
फिल्म कंटेंट की धूम आज दुनिया भर में है और ये अभी शुरुआत है। जी हाँ, भारत के ब्रांड की धूम, भारत के सिनेमा की ताकत और भारत के संगीत की जो शक्ति है वो आज पूरी दुनिया आज देख रही है। और ये सफ़र आखिर कैसा रहा, हम मुकाम तो देख लेते हैं लेकिन सफ़र जो है वो भी कम दिलचस्प नहीं होता है। और इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय करा दूं, हमारे साथ गिरीश वानखेड़े साहब हैं जो कि जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं, फिल्म विशेषज्ञ हैं। और इसके साथ ही रोहन राणे हमारे साथ हैं जो कि मैक्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैक्स मार्केटिंग वही कंपनी है जिसने RRR की मार्केटिंग के जरिए पूरी दुनिया को बताया कि आखिर इस फिल्म को पहुंचाया कैसे जाए लोगों तक। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और सबसे पहले गिरीश जी आपके पास आना चाहेंगे। ऑस्कर्स में भारतीय टैलेंट की धाक एक अरसे से हम देखते रहे हैं। हम भानु अथैया का जिक्र कर लेते हैं, हम सत्यजीत रे की बात करते हैं। हमने देखा कि भले भारतीय प्रोडक्शंस जो हैं वो नहीं शामिल है लेकिन भारतीय टेक्नीशियंस हों, चाहे संगीत की दुनिया में रहमान हों, गुलजार साहब हों, हर तरफ से अवार्ड आते रहे। लेकिन इस बार ये जो डबल खुशी है इसके मायने क्या है और ये किन किन वजहों से खास हो जाती है? थैंक यू। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस साल हम एक्चुअली 3 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुए थे और 2 कैटेगरीज में तो हम जीत चुके, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जिस कैटेगरी में हम हारे उसका दुख भी है क्योंकि वो जो फिल्म थी ऑल दैट ब्रीथ, ये फिल्म कमाल की थी, शौनक सेन की फिल्म थी, ये डॉक्यूमेंट्री फीचर की फिल्म थी और इसकी से भी काफी उम्मीदें थी। है जो जीती है उसमें द एलिफेंट विस्परर्स, ये 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है जिसको बनाने के लिए 4 साल के करीब वक्त लगा। 450 से ज्यादा घंटों का फुटेज क्रिएट किया गया और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री 40 मिनट की बनी। और गुनीत मोंगा जो कि इसकी प्रोड्यूसर है, उसका ये पहला इंडिपेंडेंट ऑस्कर है। इससे पहले वो ऑलरेडी एक ऑस्कर इस कैटेगरी में एज ए को प्रोड्यूसर जीत चुकी हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे कंटेंट को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। और फिर नातू नातू की जिस तरीके से मार्केटिंग हुई, उनकी विजिबिलिटी क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग था और गोल्डन ग्लोब ये गाना जीत चुका था। ऑलरेडी क्रिटिक्स चॉइस में ये गाना ऑलरेडी अव्वल था, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था इस गाने को लेकर। और इस गाने ने ये बता दिया है सारी दुनिया को कि भारत वर्ष से जो फिल्में आती हैं उनकी खासियत ही गाना और डांस फॉर्म होता है। हम जाने जाते हैं अपने गानों के लिए, अपनी कहानियों के लिए, अपने डांस फॉर्म के लिए। और आज जब विश्व पटल पर इस मुकाम पे जब इस गाने को ऑस्कर मिलता है तो ये सारे भारतीयों की बहुत बड़ी जीत है। साथ ही साथ द एलिफेंट विस्परर्स को भी इस तरीके की कहानी जहां पर एक एलिफेंट, एक हाथी अपने 2 केयर टेकर्स के साथ किस तरीके की बॉन्डिंग को क्रिएट करता है, इतनी संवेदनशील कहानी है। और इन सारी कहानियों के कारण आज सारी दुनिया में हमारा नाम हुआ है। मुझे बेहद खुशी हुई है कि आज 2 ऑस्कर्स इंडिया की झोली में आए। और जैसे कि मंत्री साहब ने कहा, अनुराग साहब ने, कि ये तो शुरुआत है। ये शुरुआत बड़ी ही जानदार है जिसका आगाज इतना खूबसूरत है। और ऑब्वियसली मेरी तरफ से सारों को बधाइयां। और हाँ, रोहन की टीम, मैक्स की टीम जिन्होंने इसकी मार्केटिंग की, सारी मार्केटिंग, विजिबिलिटी, साथ ही साथ बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिलेशंस कैंपेन्स इसकी की गई, तो इन सारों के कारण आज ये जीत हम हासिल कर पाए। और ज़रा मैं समझूंगा कि ये जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की जब बात आती है और जब हम गीत संगीत की बात करते हैं तो इसके मायने कितने बढ़ जाते हैं, इसको भी मैं आपसे इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन रोहन, सबसे पहले बधाई कि जिस तरह से इस फिल्म की मार्केटिंग की आज बात हो रही है। सारे विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जो रीच बढ़ाई आप लोगों ने, वरुण से भी मेरी बात हुई है, आप लोग सभी ये किया कैसे किया। और ऑस्कर तक जब कोई फिल्म जब होता है कि साहब अब ऑस्कर तक अपना सफर तय करना है, तो किस तरह की तैयारी होती है, क्या क्या किया जाता है जिससे बाजार में जो फिल्म है वहां के मार्केट में एक तरह से हाथों हाथ उसे देखें लोग, देख और जाने। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो हम सबको बहुत आनंद है, बहुत खुशी है कि आज हम उस मुकाम पे है कि हमारा एक गाना, हमारे कंट्री का एक गाना उस लेवल पे पहुंचा है जहां पे हमें ऑस्कर जैसा अवार्ड मिला है। सेकेंडली, जो आपका सवाल था अबाउट मार्केटिंग, ये इसका श्रेय
एक और एक इंसान को बहुत ज्यादा जाता है, वो है एस राजमौली सर। क्योंकि कोई भी कैंपेन, गिरीश जी इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट, तो उनको भी पता है कि कोई भी कैंपेन एक विजन से चलता है। जैसे कोई भी फिल्म एक विजन से, एक डायरेक्टर के विजन से बनती है, सिमिलरली कोई भी कैंपेन जो होता है फिल्म का, भले वो आपको पब्लिसिटी करनी हो प्रिंट में, रेडियो में, टेलीविजन पे, थिएटर्स में, डिजिटल पे, ऑन ग्राउंड, अन्य बहुत सारे मीडियम से, माध्यम से, उन सब के लिए एक स्ट्रैटेजी जो बनती है, उसका जो विजन होता है, वो हमेशा एक ही इंसान और एक ही तरीके से फॉलो किया जाता है। एंड इसके लिए हमारे जो पार्टनर्स थे डाउन साउथ, वो पॉल्स एंड ट्रेंड्स से मिस्टर हर्षा एंड प्रदीप, उनको भी बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ज्यादा सटीके से ये कैंपेन को रन किया हमारे साथ। एंड सेम गोज टू राजमौली सर एंड कार्तिकेय। कार्तिकेय एक्चुअली बहुत बड़ा हिस्सा है उसका इस सब में, इस जीत में, इस पूरे कैंपेन में, मार्केटिंग में। कार्तिकेय राजमौली सर का बेटा है, सुपुत्र है, एंड उन्होंने जिस तरीके से लीड किया है और राजमौली सर ने लीड किया है, उस वजह से हम ये सारी चीजें कर पाए। एंड नाटू नाटू की अगर हम बात करें तो यूजुअली क्या होता है, अप नॉर्थ जितनी फिल्में आती है उनके सॉन्ग्स, वीडियो सॉन्ग्स आते हैं। डाउन साउथ यूजुअली वीडियो सॉन्ग्स नहीं आते, उनके लिरिकल आते हैं। बाय लिरिकल उसका मतलब ये होता है कि लिरिकल में सिर्फ आपको शब्द दिखते हैं और एक दो विजुअल दिखते हैं, मोशन में नहीं होते। बट नाटू नाटू अगर हम देखें पीछे जाके, तो वो गाना हमने विजुअल्स के साथ बाहर निकाला, जिसमें वो आइकॉनिक हुक स्टेप थी, जिसके वजह से उसकी रीच और ज्यादा बढ़ गई। वो एक रेगुलर लिरिकल वीडियो नहीं था। तो ये थॉट भी तभी राजामौली सर से आया था। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे से। सो वेरी 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 हैप्पी, बहुत खुश है सब लोग, और बहुत बड़ा दिन है आज। ये जो दिन है ये बताता है कि भारतीय सिनेमा जो है वो अपनी जो एक बार बार जिस चीज़ के लिए कहा जाता है कि साहब कॉपी किया जाता है, हमने एक अरसे से जो है वो ओरिजिनल फिल्म दी हैं। और अब चूंकि मार्केटिंग टूल्स इतने स्ट्रांग हैं कि हम अपनी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस तरह से पहुंचा पा रहे हैं। वरना गुरुदत्त हों, बिमल रॉय हों, महबूब खान हो, तमाम फिल्मकारों, सत्यजीत रे, तपन सिन्हा, सभी ने, इवन श्याम बेनेगल ने एक दौर में जिस तरह की फिल्में बनाई, वो सभी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखी और सुनी जाती हैं। तो दौर बदलता रहा, लेकिन भारतीय सिनेमा ने अपनी ताकत दिखाई। गिरीश जी, नाटू नाटू की अगर हम बात करें तो दो तीन चीज़ें तो जो कहते हैं ना कि एक धारणाएं टूटी हैं। पहला कि साहब गाने में ग्लैमर तो है ही नहीं, गाना खालिस एकदम अपने बोल, अपनी बेहतरीन म्यूजिक, अपने शानदार कोरियोग्राफी पे टिका हुआ है। दूसरा, इस गाने के जो मुख्य आकर्षण है वो हीरो हीरोइन ना होके या दो हीरोइनें ना होके, बल्कि दो हीरो हैं। क्या क्या खासियतें हम गिनाए हैं, ऊपर से तेलुगु गाना जो कि ऑस्कर में अवार्ड जीतता है। सर ये सबसे बड़ी विशेषता है। अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको हंसता हुआ नूरानी चेहरा में दो लड़कियां दिखेगी। ये हमारा ट्रेडिशन है। और ये कैटेगरी ब्रेकर गाना इसीलिए तो है कि इसमें दो सुपरस्टार्स हैं, और उनके स्टेप्स देखिए, जिस तरीके से प्रेम रक्षित ने इसे डिजाइन किया है, कोरियोग्राफ किया है, वो अपने आप में कमाल है। उसके बाद जब गाना जिसकी कोरियोग्राफी इतनी बड़ी है, फिर इसको शूट किया गया श्रीलंका में प्रेसिडेंट हाउस के सामने, तो उसका लोकेशन देखिए, उसकी स्पॉन्टेनिटी देखिए, फिर कोरियोग्राफी और फिर म्यूजिक, और साथ ही साथ फिर चंद्रा बोस का लिरिक्स। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जब एक साथ बैठ जाते हैं तो वो गाना कमाल का दिखाई देता है, गजब का दिखाई देता है। और इसमें ग्लैमर क्वोशिएंट ही वो सुपरस्टार्स हैं जो दोनों हैं। इसमें किसी लड़की की जरूरत है ही नहीं। जो भी साइड डांसर्स है वो पर्याप्त हैं। म्यूजिक इतना स्ट्रांग है, इतना स्मार्ट तरीके से इसको फिल्माया गया है। और आप देखिए कि कितनी डिटेलिंग है उसमें। जिस तरीके से वो सस्पेंडर्स पे काम हुआ है, कभी सस्पेंडर्स को खींच लेते हैं, कभी सस्पेंडर्स के साथ वो गाना, जितने भी स्टेप्स हैं वो सारों में कहीं ना कहीं एक सिम्फनी है, एक रिदम है। और वो रिदम इतना इन्फेक्शियस है कि आप देखते रह जाते हैं। नहीं, ऑस्कर के आज अगर 4 या 5 गानों को परफॉर्म किया गया उस स्टेज में, उस स्टेज पे जब ये गाना परफॉर्म किया जाता है तो लोग इसको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इतना बड़ा स्किल सेट है।
तो ये जो बातें हैं, ये ज़रूरी है, ज़रूरी है इस फ़िल्म को और इस गाने को सक्सेसफुल करने के लिए। इस गाने में एक पहचान है हमारी, हमारी आइडेंटिटी है, हमारे हिंदी सिनेमा की, हमारे भारतीय सिनेमा की इसमें वो सुगंध है, उसमें वो ख़ासियत है, इसमें वो सारे सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे डांस और गाने के लिए पहचाने जाते हैं और हमारी पहचान ही हमारा संगीत है और हमारा डांस फॉर्म है। तो मुझे लगता है कि ये गाना ये डिज़र्व करता है। हमारी पहचान हमारा संगीत है, हमारा डांस है। एक वक्त पे बड़ा मजाक बनता था कि जो भारतीय सिनेमा है वो हीरो हीरोइन के पेड़ के आसपास नाचते हुए का नाम है, लेकिन आज इसी संगीत ने, इसी अंदाज ने पूरी दुनिया को मुरीद बना रखा है। रोहन, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि भारत में जब फिल्म मार्केटिंग होती है तो हम जानते हैं कि प्रेस मीट रखे जाएंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, कुछ लाइव इवेंट्स होंगे, फैंस मीट होगा, म्यूज़िकल इवेंट्स अलग से होंगे। धीरे धीरे करके फिल्म की परत दर परत चीज़ें खोली जाती हैं। जब कोई फिल्म विदेशी सरजमी पे जाती है और वहाँ पर आपको ज़ीरो से शुरुआत करनी है, किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है और ऑस्कर में क्या चीज़ें चैलेंजिंग हैं? वो आमतौर पे मेरे ख्याल से आपके जो इंसाइट्स होंगे वो तमाम फिल्म मेकर्स को भी एक तरह से रोशनी दिखाएंगे। बिल्कुल। सो इंटरनेशनली जब कोई भी फिल्म जाती है और वहां पे रिलीज जब एक अटेम्प्ट होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात हो जाती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। वो कितना स्किलफुल और कितना बड़े लेवल पे होने वाला है, कितने सिनेमा घरों में ये फिल्म अवेलेबल होने वाली है दर्शकों को देखने के लिए। और अब क्या हो गया है कि बाहर, भारत से बाहर भी इतने भारतीय है अलग अलग देशों में कि अपनी हमारी फिल्में बहुत अच्छे नंबर्स कर रही है। तो उसके वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि और ज्यादा सिनेमाज में और ज्यादा लोगों तक ये सिनेमा पहुंचाया जाए। तो जो आपका 50% काम होता है वो वहां से आपका सॉर्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी रीच जो है, जो अवेलेबिलिटी फैक्टर होता है कि किसी को अगर एक फिल्म देखने की इच्छा है, जो उसकी टिकट उसको खरीदनी है, तो उसकी अवेलेबिलिटी अगर हो जाती है अच्छी तरीके से, तो आपका आधा काम वहीं पे सॉर्ट हो जाता है। बचा हुआ आधा जो है, तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पे प्रेस मीट्स होती है, फैन मीट्स होती है, म्यूजिकल लॉन्चेस होते हैं। स्पेशली साउथ फिल्म्स के तो म्यूजिकल एल्बम लॉन्च को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वैसे ही जब बाहर जाते हैं तभी भी एक इंटरनेशनल प्रेस मीट जो होती है विथ योर ट्रेलर प्ले आउट, क्योंकि ट्रेलर आपके फिल्म का मेक और ब्रेक पत्ता होता है। कोई भी इंसान ट्रेलर देख के ये डिसाइड कर लेता है कि उसको ये फिल्म देखनी है या ये उसको फिल्म नहीं देखनी। तो वो जब आपका ट्रेलर राइट पेनिट्रेशन करता है बाहर जाके भी, तभी पॉसिबल है कि आप बाकी की जो पेरिफेरल चीजें होती है, जो बाकी की चीजें जिस तरीके से डिजिटल, प्रिंट या ऑन ग्राउंड इवेंट्स की मैं बात करूं, ये सारी आपकी आजू बाजू की चीजें हैं। आपका मेन चीज है ट्रेलर, जो वहां के प्रीवियसली रनिंग सिनेमा जहां पे फिल्में चल रही है उनके साथ प्ले हो, आपकी थिएटर पब्लिसिटी स्ट्रांग हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे वही लोग हैं जो सिनेमा में जा रहे हैं, वही लोग हैं जो आपकी भी सिनेमा की टिकट खरीद के वापस देखेंगे। तो आपका सबसे पहला की पॉइंट होता है कि आपकी थिएटर पब्लिसिटी, चाहे वो भारत में हो या विदेश में हो, वो सॉर्टेड हो। और वहीं से आपकी आगे की जर्नी शुरू होती है। फिर प्रेस मीट्स होते हैं, फिर आपके ट्रेलर प्लेआउट्स होते हैं अलग अलग जगहों पे, और फिर आपके न्यूज़पेपर से लेके, प्रिंट से लेके डिजिटल में जाती है। डिजिटल हालांकि आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वो बहुत ही क्विक माध्यम है जिससे आप लोगों तक पहुंच सकते हो, बी इट इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। तो यही ज्यादातर चीजें मैटर करती है जब आप इंटरनेशनली भी जाते हो। हालांकि जो गिरी जी ने कहा वो बहुत ही सटीक है और बहुत ही सच है कि आरआरआर और नाटू नाटू जैसा गाना, जो एक क्लटर ब्रेकर है, जिसमें टिक मार्क करने वाली कोई चीज नहीं है, फिर भी वो इतना आइकॉनिक इसीलिए है क्योंकि जो स्किल सेट और मेहनत जो लगती है उसमें, वो बहुत ज्यादा गई है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जब बॉम्बे में भी, मुंबई में भी जब प्री रिलीज इवेंट हुआ, जहां पे एक बड़े स्केल पे गोरेगांव में एक बड़ा इवेंट किया गया फिल्म सिटी में, मैंने खुद ये देखा है कि राजमौली सर, दोनों एक्टर्स ने रात भर प्रैक्टिस की है। एमएम किरवारी गारू खुद स्टेज पे जाके कौन से बीट पे एंट्री होगी, जबकि ये बहुत ही आसानी से एक इवेंट टीम को देके ये निपटाया जा सकता था।
लेकिन उन्होंने वो एंश्योर किया क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज है कोई और भी उतना गुंजाइश उनका जो वैल्यू है वो किसी भी लेवल पे छोड़ी नहीं गई और यही वजह है कि इस तरह का Yes. रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। वाकई ये सारी चीजें ये बताती हैं कि भारतीय सिनेमा का जो स्तर है, भारतीय सिनेमा का विदेशों में अपनी फिल्मों को मार्केट करने का जो तरीका है वो किस तरह से बदल रहा है और इसके बाद जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गिरीश जी। इसके साथ ही रोहन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। भारतीय सिनेमा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और अपनी धमक और अपनी धाक आगे और मजबूत से मजबूत तर करता रहे, यही हम कामना करते हैं। फिलहाल जाहिर सी बात है RRR और द एलिफेंट विस्पर्स ने एक उम्मीद जगा दी है। उम्मीद क्या, एक रोशनी दिखा दी है। अब भारतीय फिल्म मेकर्स को और ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। खबरों की तरफ तो अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के संकट का असर आज भारतीय बाजार पर साफ साफ दिखा। आज का दिन बाजार के इतिहास में काले सोमवार के तौर पर दर्ज हुआ। निफ्टी दिन की ऊंचाई से 370 अंक गिरकर 17,200 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 45 स्टॉक्स गिरावट पर बंद हुए। ऐसा ही हाल कुछ सेंसेक्स और निफ्टी बैंक में दिखा। सभी सेक्टोरल इंडेक्स में खासी गिरावट नजर आई। दिन भर बाजार में हुई उठापटक का पूरा लेखा जोखा लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालर। डिम्पी, बताएं बाजार आज किस तरह का रहा? आज मार्केट के अंदर तेज गिरावट फिर से देखने को मिली। यह हफ्ता भी बाजार के अंदर कमजोरी का था। पिछले 2 दिन यानी कि शुक्रवार और बृहस्पतिवार को बाजार को रिलीफ नहीं था, बल्कि उसने तेज गिरावट दिखा के जितनी मेहनत इससे पहले 10 दिन में की थी वो सिर्फ 3 दिन में धो डाली। न केवल उसके नीचे चला गया बल्कि सारे क्रिटिकल लेवल्स के भी नीचे आज मार्केट ट्रेड कर रहा है। निफ्टी कोई भी ऐसी एवरेज नहीं है 20 से लेकर 200 दिनों के एवरेज जिसके ऊपर आके ट्रेड कर रहा हो, इसके नीचे है। बाजार के पास 200 दिनों का एवरेज था जो कि इन्वेस्टर एवरेज होता है, जिसको हम 17,400 मानते हैं। आज बाजार ने 200 पॉइंट गैप के साथ नीचे जाके उसके क्लोज दिया है। दूसरा, एडवांस डिक्लाइन अगर आप आज का देख रहे हैं कुल मिला के बाजार का, तो 1800 शेयरों के मुकाबले बामुश्किल से 250-300 शेयर थे, यानी कि 18:3 की रेशो थी। यानी कि हर एक शेयर के मुकाबले कम से कम 6 शेयर आज नुकसान में थे। सिर्फ निफ्टी का ये आंकलन मैं आपके सामने करूं तो 50 में से 46 शेयरों के अंदर आज नुकसान था और बैंक निफ्टी के ज्यादातर शेयर या कहूं कि सभी के सभी शेयर्स लाल निशान में थे। इंडसइंड बैंक जो कि बैंक निफ्टी का मिरर इमेज होता है, वही अपने आप में आज 7% नीचे था। इसके अलावा सरकारी बैंकों के खेमे से SBI भी नीचे था। आप अपनी स्क्रीन पर जिस समय नंबर्स देख पा रहे हैं ये आज की क्लोजिंग के हैं और 17,200 के नीचे आज निफ्टी ने क्लोज किया। बैंक निफ्टी ने 40,000 के स्तर को आज में ब्रेक कर दिया। ये ऐसा नहीं कि सुबह से तस्वीर ऐसी थी। पहला 1 घंटा बाजार के लिए जश्न का समय था जब SGX निफ्टी बकायदा हरे निशान में थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बाजार के अंदर ट्रैपिंग बढ़ती गई। जिन्होंने आज शुरुआत में बाजार को तेजी के रूप में देखा और स्टॉप लॉस नहीं लगाए तो उनका आज में काफी ज्यादा नुकसान हुआ होगा। मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर है। बाजार का जो ट्रेंड है वो लगातार नीचे की तरफ है। अब आते हैं मार्केट में आज कौन कौन से शेयर्स चले टूटे उसका पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखता हूं। पहले निफ्टी के आते हैं। आज नए बॉस का नाम सामने आ गया था वीकेंड्स पे, तो इसलिए M&M टेक महिंद्रा के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी हमको बनती दिखी। इन स्पाइट ऑफ दिस कि आज बाजार के अंदर तेज गिरावट थी करीब 250 पॉइंट की। टेक महिंद्रा का शेयर 6.5% ऊपर बंद हुआ। नए बॉस का जश्न आज ये शेयर मना रहा था। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, ब्रिटानिया और ONGC शेयर्स के अंदर भी हल्की बढ़त आते हुए देखिए, लेकिन इन सबको कोई खास मतलब नहीं है। कुल मिला के आज का जो सबसे दिलेर शेयर अपने आप में निकल के सामने आया वो सिर्फ टेक महिंद्रा ही था। अब आते हैं लूजर्स पे। इंडसइंड बैंक आज रिपोर्ट आने के बाद कि 1400 का टारगेट उस ब्रोकिंग हाउस ने सीधा घटाकर वो 25% से घटाया और 1000 प्लस का टारगेट कर दिया। उसकी जोरदार पिटाई हुई और 7.5% नीचे चला गया। इसने पूरी बैंक निफ्टी का मूड बिगाड़ा, साथ ही साथ SBI को भी नीचे लेके गया। आज टाटा मोटर्स के लिए भी दिन अच्छा नहीं था, वो भी करीब 3% नीचे जाके बंद हुआ। साथ में इसका एक पीयर है M&M ऑटो का, तो वो भी आज नीचे बंद हुआ। एग्रेसिव शेयर माने जाते हैं ऑटोस के शेयर और इनमें अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट बुकिंग जोरदार रही। आज एक ऐसा शेयर था जिसने साल का लो टेस्ट किया और उसमें से बाजार उभर ही नहीं पाया, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज उसने करीब 1.5% की गिरावट के बाद साल का नया लो टेस्ट कर दिया। टाटा ग्रुप की भी एक कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, इसने भी आज ही साल का एक नया लो टेस्ट किया है। अब आ जाते हैं छोटे मझोले शेयर्स में एक्चुअली हुआ क्या है। अगर आप निफ्टी के 500 शेयर्स चेक करेंगे, जिसको मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी काउंट कर लेते हैं,
उसके अंदर आप देखेंगे अदानी ग्रुप के 3 कैश वाले शेयर्स, अदानी ट्रांस, अदानी ग्रीन्स, अदानी टोटल गैंस, ये बकायदा अपने अपर सर्किट्स पे थे। और साथ ही साथ हमको डिलीवरी का शेयर भी, जो कि दिल्ली बेस्ड एक लॉजिस्टिक कंपनी है, वहाँ का भी शेयर 2% आज ऊपर जाके बंद हुआ। ये आज बाजार के कुछ वो शेयर्स थे जो लीक से हट कर चल रहे थे। आज इसी कड़ी में जो तेजी वाले शेयर्स हैं उसमें महानगर गैस ने, MGL ने, गैस वाले स्टॉक्स में आज ने साल का हाई टेस्ट किया और ये हरे निशान में जाके भी बंद हुआ है। इसके अलावा साल का हाई टेस्ट करने वाले शेयर्स में NCC और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स भी थे, लेकिन ये शेयर हुए लाल निशान में बंद है, लेकिन इन्होंने भी आज का साल का हाई टेस्ट आज ही के दिन किया है। जो शेयर कमज़ोर थे, या फिर मैं ये बोलूँगा जिसने साल का लो टेस्ट किया आज में, वो था आरती इंडस्ट्रीज़, आरती ड्रग्स माफ़ कीजिए, इसके अलावा नेटवर्क 18 और वोखार्ड, ये कुछ एक शेयर्स थे जिन्होंने आज साल का लो टेस्ट किया। और चलिए अब बात करते हैं महंगाई के मोर्चे पर मिली थोड़ी राहत की। तो जहां एक ओर पूरी दुनिया इस वक्त महंगाई की चपेट में है, तो वहीं दूसरी ओर भारत में फरवरी महीने में रिटेल महंगाई दर 6.52% से घटकर 6.44% हो गई। वहीं खाद्य महंगाई दर में भी राहत देखने को मिली, जो कि 6% से घटकर 5.95% दर्ज की गई। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी हर्ष। फरवरी 2023 का रिटेल CPI प्रिंट 6.44% पे आया है और देखते हैं कि अभी भी रिटेल इन्फ्लेशन काफ़ी एलिवेटेड रहा है ये पर्टिकुलर मंथ में भी, और ये एक चिंता की कारण हो सकता है RBI के लिए गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि इन्फ्लेशन डिस्पाइट जो इंटरेस्ट रेट हाइक करे जा रहे हैं RBI, इन्फ्लेशन मीनिंगफुली नीचे नहीं आया है। अभी भी 6.44% पे लार्जली फ्लैट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, तो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि RBI की अब नेक्स्ट मीटिंग अप्रैल में होगी, तो सारी नज़र अब RBI पे होगी कि आगे जाके वो कैसे टैकल करेंगे इन्फ्लेशन को, जब अब रेपो रेट ऑलरेडी 6.5% पे है। तो ये एक की चीज़ होगी मार्केट जिस पे नज़र रखेगी। दूसरी चीज़ है कि लार्जली फूड इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी स्टिकी और एलिवेटेड रहा है, तो वो एक दूसरी चीज़ होगी जो कि काफ़ी चिंता की बात होगी RBI के लिए, क्योंकि अपकमिंग मॉनसून कैसे रहेगा उस पे भी एक फैक्टर बना रहेगा आगे जाके, जो इन्फ्लेशन को आगे जाके डिटरमिन करेगा, जो RBI को अब ऑलरेडी फिक्स करना होगा। और करंटली जो डिफ़िकल्ट ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है SVB को भी लेके, तो RBI को ये काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस करनी होगी आगे जाके। तो ये इन्फ्लेशन नंबर RBI को करंटली हेल्प नहीं करता, ऐसे मेरा मानना है। बढ़ते हैं आगे। इधर भारी गिरावट के बाद यस बैंक में इंट्राडे में 9% की स्मार्ट रिकवरी हुई। आज से शेयर धारकों के लिए लॉक इन खुल रहा है, लेकिन फिलहाल बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम से बाहर नहीं आया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद। जी बिल्कुल, आज जो था इम्पॉर्टेंट डील भी हुआ था और आपने सही कहा कि आज जो इन्वेस्टर लॉक इन पीरियड है वो ख़त्म हुआ है। 0.6% इक्विटीज़ जो है एक्सचेंज शेयर हैंड्स किए हैं। लगभग 16 करोड़ का जो डील हुआ है, लगभग 40 बंच ऑफ ट्रेड्स के हिसाब से, लेकिन बायर और सेलर अभी तक नोन नहीं है। और इसके अलावा बैंकों के हिस्से के बारे में बात करें तो लगभग 33% हिस्से देखने मिले हैं, और SBI का अगर स्टेक देखें तो ऑलमोस्ट 26% का। यहाँ पे सोर्सेज कह रहे हैं कि हमारे जो SBI का स्टेक है वो अभी भी सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर रहने वाले, और इसके कारण जो है मार्केट्स ने भी जो एक चेयर दिया है। ऑफकोर्स जब खुला था स्टॉक तो लगभग 12% का गिरावट देखने मिला था, लेकिन वहाँ से जो रिकवरी आई है वो लगभग 9 से लेकर 10% तक का एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिली है। तो स्ट्रीट जो है इस लॉक इन को जो है धीरे धीरे फैक्टर इन किए जा रहा है। एंड ऑफकोर्स एक डील भी हुए एडवेंट और कार्लाइल के साथ SBI के साथ, जहाँ पे वो डील के बाद जो है हल्की सी स्टेक ज़रूर घट सकती है, लगभग 26% से 24% तक का ओवरऑल स्टेक आ सकता है। लेकिन रिटेल में भी जो है इंटरेस्ट अच्छी बनी हुई है, और यहाँ पे आगे मानना है ब्रोकर्स का कि अच्छी बाइंग जो है रिटेल सेगमेंट में भी थोड़ी देखने मिल सकती है। तो इसके कारण जो है एक रिकवरी और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो यस बैंक में हमें देखने मिल रहा है। चले बढ़ते हैं आगे। इंडसइंड बैंक में गिरावट देखने को मिली है, वजह क्या रही, हमारे सहयोगी सौमित इस पर रोशनी डाल रहे हैं।
तो अगर आप देखेंगे तो इंडसइंड बैंक में जो खबर आई है वो ये है कि आरबीआई ने जो रिन्यूअल टर्म थी वो एक्सटेंड कर दी गई है, एक्सटेंड की है सुमंत कटपलिया की, जो सीईओ है इंडसइंड बैंक के। बट जो कंसर्न यहाँ पे आई है वो ये है कि इंडसइंड बैंक ने 3 साल का एक्सटेंशन मांगा था, बट आरबीआई ने सिर्फ 2 साल का एक्सटेंशन दिया। अब ये क्यों एक कंसर्न है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये काफ़ी अनयूजुअल अनाउंसमेंट की है आरबीआई ने। यूजुअली वो जो एक्सटेंशन देते हैं वो या तो 1 ईयर की देते हैं या 3 ईयर के देते हैं, बट इस टाइम पे उन्होंने सिर्फ 2 साल का एक्सटेंशन दिया है। अब बैंक ने भले ही एक डिप्टी सीईओ का अपॉइंट कर रखा है, बट एनालिस्ट कम्युनिटी का ऐसा मानना है कि जो 2 साल का जो एक्सटेंशन दिया है ये सिर्फ किसी नए कैंडिडेट को ट्रांजिशन के लिए या ग्रूम करने के लिए काफ़ी है। कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने के लिए या एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करने के लिए ये काफ़ी नहीं होगा जो एक्सटेंशन दिया गया है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो कटपलिया जी ने अपने पहले के एनालिस्ट मीट में ये कहा था कि वो एक 4th डोमेन बनाना चाहते हैं इंडसइंड में, जिसमें वो एक्सपर्टीज़ करेंगे और ये एक्विजिशन के थ्रू करेंगे। बट चूँकि अब एक्सटेंशन जो हुआ है वो सिर्फ 2 साल का हुआ है, एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि ये M&A वाला जो रूट था वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि M&A को ज़्यादा टाइम लग जाता है। 2 साल काफ़ी कम टाइम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये दूसरा एक कंसर्न है। अब ये कंसर्न्स का ऐसा मतलब नहीं है कि आगे चल के जब वापस से रिन्यूअल होने के लिए आएगा इनका जो सीईओ का टर्म है तब ये ना हो, क्योंकि पास्ट में ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस हुए हैं जब आरबीआई ने पहले छोटा टाइम का रिन्यूअल दिया था, बट उसके बाद उन्होंने वापस से 3 साल का रिन्यूअल दिया है, जैसे कि हमने फेडरल बैंक, डीसीबी बैंक और सीएसबी बैंक में ऐसे केसेस देखे हैं। अब इसके चलते जेपी मॉर्गन ने जो अपनी रेटिंग थी इंडसइंड बैंक में उसको भी उन्होंने डाउनग्रेड किया है न्यूट्रल पे। पहले ये ओवरवेट का रेटिंग था और टारगेट प्राइस भी उन्होंने कट किया है 1060 पे। पहले ये टारगेट प्राइस करीब 1400 के आसपास का था। और इधर ऑटो शेयरों पर आज दबाव देखने को मिला। दरअसल कमोडिटी की कीमतें बढ़ने से ऑटो कंपनियों का जो बयान है वो काफ़ी कंसर्न भरा आ रहा है। कंपनियों का मार्जिन और प्रोडक्शन खर्च को लेकर क्या आउटलुक है, सृष्टि उस पर रोशनी डाल रही है। जी हाँ, ऑटो कंपनीज पे फोकस है क्योंकि हम एक बार फिर से देख रहे हैं जो कच्चे माल की लागत है उसमें बढ़त देखने को मिल रही है। अगर ऑटो कंपनीज की बात करें तो इनके पूरी आय में से 70% जो हिस्सेदारी है वो कच्चे माल की लागत में जाता है, और उसमें से सबसे ज़्यादा उपयोग ऑटोज़ बनाने के लिए बहुत ही कठिन सवाल ये नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टील, एल्यूमिनियम, रबर, प्लास्टिक, इन्हीं सब का उपयोग होता है, और इन सभी की कीमतों में अगर हम Q3 तीसरी तिमाही और वित्तीय वर्ष 23 की बात करें तो वहाँ से एक बार फिर से हमें बढ़त देखने को मिली है। और अगर हम आपको बताएं तो स्टील की कीमतों में Q3 FY23 के बॉटम से करीब 40% बढ़त देखने को मिल गई है। एल्यूमिनियम की कीमतें अपने लो से 9% ऊपर हैं, और साथ ही रबर के प्राइसेस में भी 6% का हमने इजाफा देखा है। इसका इम्पैक्ट कंपनी के आने वाले समय में मार्जिन्स पे होता हुआ देख सकते हैं हम, क्योंकि अभी तक कंपनीज प्राइस हाइक से मार्जिन्स के प्रेशर को मिटिगेट करने की कोशिश कर रही थी, बट आगे चल के और भी प्राइस हाइक्स लेने पड़ सकते हैं ये मार्जिन्स पे प्रेशर ना आए इसको इंश्योर करने के लिए। Q1 FY24 में इसका इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि 1 महीने के लैग से मार्जिन्स में प्रेशर आते हुए हम देख सकते हैं। कमोडिटीज़ की चाल बहुत ऊपर नीचे होती है, उसको ट्रैक करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर अभी से ही कंपनीज़ ने इस बात का अंदेशा देना शुरू कर दिया है। बजाज ऑटो ने कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन को हाईलाइट किया है, वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा का कहना है कि आगे चल के अगर फिर से कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल सकता है तो उनकी जो मार्जिन्स की अपसाइड है, यानी मार्जिन्स में और बढ़ोतरी, वो कहीं ना कहीं लिमिट हो सकती है। और आखिरी में जेफरीज की रिपोर्ट की बात करें तो उनका भी मानना है कि आगे चल के जो मेटल के प्राइजेस हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इन सभी खबरों के चलते, ऑब्वियसली नेगेटिव खबरों के चलते, ऑटो सेक्टर फोकस में है। और भारतीय स्टार्टअप्स का SVB यानी सिलिकॉन वैली बैंक संकट से क्या कनेक्शन है, पूरी रिसर्च बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, सिलिकॉन वैली बैंक और भारतीय इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के ऊपर जो है हमारा फोकस रहेगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेटीएम के जो फाउंडर CEO विजय शेखर शर्मा ने भी कहा है कि SVB का कोई इन्वेस्टमेंट या एक्सपोजर पेटीएम का नहीं है, और बहुत पहले ही जो है SVB ने एग्जिट ले लिया था अपनी स्टेक पेटीएम में, और वहाँ पे हैंडसम रिटर्न्स भी देखने मिले थे। इसके अलावा जो है बहुत सारे अन्य कंपनीज़ हैं जहाँ पे SVB ने भारत में निवेश किया है। ट्रैक्सन के डाटा के हिसाब से 20 कंपनियों में जो है बड़े निवेश है, लगभग $1.1 बिलियन का है। इसके अलावा चार्जबी, फ्रेशवर्क्स के साथ भी जो है
आप कह सकते हैं कि हिस्सेदारी के साथ और बैंकिंग देखने मिल रही है। ऑफ कोर्स वीसी जैसे कि एसएल है, उनका भी वीसी जो है टाइप्स देखने मिल रहा है। नज़ारा टेक लिस्टेड स्पेस में कंपनी है, उन्होंने भी जो है वीकेंड में अनाउंस किया था कि लगभग $7.7 मिलियन का एक्सपोजर जो है आपके सिलिकॉन वैली बैंक में देखने मिला है। लेकिन कुछ अहम इन्वेस्टमेंट्स हैं एसवीबी के भारत में, उनको हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, जहां पे इन मूवी में लगभग $266 मिलियन का एक्सपोजर है, इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसके अलावा बड़े कंपनी जैसे कि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, नापतोल, ट्यूटर विस्टा जैसे कंपनीज में भी $100 मिलियन से ज़्यादा का निवेश देखने मिला है। ओवरऑल अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बारे में बात करें तो हाल फिलहाल कोई फंडिंग जो है एसवीबी से नहीं आई है, और जो लास्ट फंडिंग भी हुआ था उसके टिकट साइज़ बहुत कम देखने मिले थे। हालांकि देखा जाए तो वीसीज कह रहे हैं भारत में कि अभी भी जो है अच्छे बैलेंसेस इंडियन अकाउंट्स में देखने मिल रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भारतीय सैस कंपनीज़ हैं और जो यूएस या ग्लोबली ज़्यादा प्रेवलेंट है, वहाँ पे जो है उनको क्रेडिट लाइंस में थोड़ी परेशानी ज़रूर हो सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात करें तो इस हफ्ते से जो है लगातार मीटिंग स्टार्ट होने वाले स्टार्टअप्स की, ताकि वो जो सिलिकॉन वैली बैंकिंग की जो क्राइसिस है उस इम्पैक्ट को हम लोग देख सकें। और इसके अलावा यूएस फेड के भी अहम बैठक है आज, जिस पे फोकस रहने वाला है कि अतिरिक्त फंडिंग कैसे मिले और आगे जाते हुए क्या संभावना रहे। और भारतीय बैंक्स भी दिल्ली जैसे कि एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, उन्होंने भी जो है डॉलर अकाउंट्स खोलने और शुरू कर दिए गिफ्ट सिटी में, ताकि इंडियन स्टार्टअप्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सिलिकॉन वैली बैंक संकट को लेकर उन्होंने ग्राहकों को भरोसा दिलाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बाइडेन ने कहा कि देश का बैंकिंग सिस्टम मजबूत है और बैंक में ग्राहकों को का जो जमा पैसा है वो पूरी तरह सुरक्षित है और वो जरूरत पड़ने पर उसे निकाल सकते हैं। No losses will be borne by the taxpayers. Instead, the money will come from the fees that banks pay into the Deposit Insurance Fund. Because of the actions that our regulators have already taken, every American should feel confident that their deposits will be there if and when they need them. The management of these banks will be fired. If the bank is taken over by FDIC, the people running the bank should not work there anymore. Investors in the banks will not be protected. We must get the full accounting of what happened and why those responsible can be held accountable. चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऊर्जा मंत्रालय को अनुमान है कि इस बार की गर्मियों में बिजली की डिमांड बढ़ सकती है, जिसके लिए सप्लाई को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने काम शुरू कर दिया है। क्या हो सकता है सरकार का प्लान? हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, इस बार गर्मियों में बिजली की डिमांड में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऊर्जा मंत्रालय की ये अनुमान है कि अप्रैल महीने में जो पीक आवर डिमांड है वो 230 गीगावाट के आंकड़े को भी पार कर सकता है। लिहाजा इस अप्रत्याशित पावर डिमांड को कैसे पूरी की जाए, इसको लेकर कई तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। ऊर्जा मंत्रालय हर तरह के विकल्पों पर विचार कर रहा है। हमने अपने दर्शकों को ये जानकारी दी थी कि 3 मार्च को एक अहम बैठक ऊर्जा मंत्रालय ने की थी, जिसमें इस बात पर रणनीति बनी थी कि जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनको रीस्टार्ट किया जाए कम से कम अप्रैल और मई महीने के दौरान, ताकि अतिरिक्त बिजली जो है वो पैदा की जा सके। अब हमें जानकारी मिल रही है कि एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो कि गैस बेस्ड पावर प्लांट से जो निकलने वाली बिजली है उसके लिए ई टेंडर इन्वाइट करेगी। क्राइटेरिया के हिसाब से कम 50 मेगावाट पावर के प्रोक्योरमेंट के लिए जो है वो टेंडर भरा जा सकता है, और कुल 4000 मेगावाट की कैपेसिटी के लिए जो टेंडर है वो इनवाइट किया जाएगा। यानी कि 10 अप्रैल 2023 से 16 मई 2023 के बीच में 4000 मेगावाट पावर के लिए टेंडर जो है वो इनवाइट किए जाएंगे। पावर एक्सचेंजेस के थ्रू इस बिजली की सप्लाई की जाएगी। हालांकि कॉस्ट कुछ ज़्यादा ज़रूर हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब पावर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी पीक आवर के समय में, तो सरकार को इस बात की मदद मिल सकती है कि वो पावर की उपलब्धता जो है वो बना कर रख सके। गैस बेस्ड पावर प्लांट्स को एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो अनप्रेसिडेंटेड पावर डिमांड है उसको मीट किया जा सके। बढ़ते आगे। एमआरपी से ज्यादा या फिर बताए गए वजन से कम वजन होने पर शिकायत करने पर ग्राहक के पास अधिकार है, लेकिन इंटरनेट स्पीड में अगर 200 एमबीपीएस का दावा किया गया है और 100 एमबीपीएस स्पीड ही मिल रही है, तो लोगों के पास किसी सरकारी डिपार्टमेंट के पास शिकायत करने का कोई विकल्प नहीं है।
इसी तरह से दूध के अंदर जो फैट की मात्रा का दावा किया जाता है उसको कैसे सही तरीके से मापा जाए, और साउंड मेजरमेंट या स्पीड गन के बारे में जो दावे किए जाते हैं अगर वो सही नहीं है तो ग्राहक कहाँ जाए। बदलते सामाजिक परिवेश को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने केंद्र सरकार से इंटरनेट स्पीड, फैट कंटेंट मेजरमेंट, गाड़ियों की स्पीड का दावा करने वाले उपकरण, एक्सपायरी के बाद बिकने वाले सामान को भी लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। महाराष्ट्र सरकार के लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में एडीजी रविंदर सिंगल के मुताबिक अभी इंटरनेट स्पीड जैसी शिकायतों पर एक्शन नहीं ले पाते हैं क्योंकि एक्ट में इसका प्रावधान नहीं है। बदलते हुए वातावरण में केंद्र सरकार को संशोधन करने का प्रस्ताव दिया गया है जिससे ग्राहकों को सेवाओं से जुड़े हुए ज्यादा अधिकार मिल सके। अनुराग शाह ने रविंद्र सिंगल से खास बातचीत की। कंज्यूमर डे से पहले मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डीजी रविंद्र सिंगल। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहता था कि अब जिस तरह से चीज़ें बदल रही है, कंज्यूमर के अधिकार बदल रहे हैं, कंज्यूमर की जो राइट्स है उसका दायरा बढ़ रहा है। जहाँ पर अभी तक हम देखते थे एमआरपी को लेकर शिकायतें होती थी, वेट मेजरमेंट को लेकर शिकायत होती थी, लेकिन अब जो बढ़ता हुआ दायरा है जहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने और आपके डिपार्टमेंट के जरिए केंद्र सरकार को कुछ और नई चीज़ें प्रस्तावित की है जिसको भी कंज्यूमर के दायरे में लिया जाए, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर अब कंज्यूमर का अधिकार और बढ़ सकता है? देखिए, मैं कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी, अभी 15 तारीख को जो हमारा इंटरनेशनल कंज्यूमर डे है, आपके थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब तक पहुँचें। आपका जो प्रश्न है कि कौन कौन सी नई चीज़ें हैं, क्योंकि सोसाइटी इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग और नई नई चीज़ें सामने आती रहती हैं, तो अभी जो हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं उनमें से कुछ हैं जैसे यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट जो ऐसी चीज़ है जो कि हम सब लोग यूज़ करते हैं और हम लोग एक पैकेज लेते हैं, या फिर जैसे 100 Mbps की स्पीड हमको मिलेगी। 100 Mbps की स्पीड जो है, अपलोड स्पीड इतना होगा, डाउनलोड स्पीड इतनी होगी, तो वो हमें मिलनी चाहिए, वो हमारा राइट है कंज्यूमर करके। तो अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसको कौन चेक कर सकता है? तो वो एक चीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि उसके बारे में कार्रवाई चल रही है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो उसको टैब कर सके या उसके ऊपर एक्शन ले सके। दूसरा है फैट मेजरमेंट। तो फैट मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि जैसे मिल्क के अंदर जो फैट हमें आ रहा है तो उसको कौन स्टैंडर्डाइज कर सकता है, तो वो एक चीज़ है। तीसरा इशू है इसके अंदर, जैसे कुछ एक चीज़ें जो एक्सपायरी हो जाती है जिनकी उसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं है, जैसे सीमेंट का एक इशू आया है, तो सीमेंट के ऊपर जो है एक्सपायरी डेट के इतने टाइम के बाद में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो एक चीज़ है। या फिर मॉइस्चर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, या फिर ब्रेथ एनालाइज़र एक है, या फिर स्पीड गन्स हैं, या फिर साउंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। वो स्टैंडर्डाइज होने के लिए हमारा डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट है वो स्टैम्प्ड होनी चाहिए चीज़ें कि दीज आर द थिंग्स विच ऑन विच यू कैन टेक एक्शन। तो ये सब चीज़ें हैं। सर, तो क्या इसके अंदर अगर केंद्र सरकार कोई सर्कुलर जारी कर देती है या एक्ट में बदलाव कर देती है तो उसके बाद आप इन चीज़ों के ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं, और यहाँ पर भी जो कंज्यूमर है जो जिन इसका इस्तेमाल करते हैं उनके जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे ज़्यादा बड़ी स्तर पर? जी बिल्कुल, जो भी हम एक्शन लेते हैं वो दो हमारे जो एक्ट्स हैं उनके अंडर लेते हैं। एक तो पैकेज कमोडिटी एक्ट है और दूसरा है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट जिसमें हम लोग एक्शन लेते हैं। तो कोई भी अमेंडमेंट, क्योंकि ये सब जैसे मैंने बताया है कि ये इवॉल्विंग चीज़ें हैं, जो जैसे जैसे चीज़ें सामने आती हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो उसी हिसाब से हम लोग एक्शन ले रहे हैं और जैसे ही गाइडलाइंस आएंगी या जो भी अमेंडमेंट होंगे तो उस हिसाब से हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स। और बढ़ती हुई मेडिकल कॉलेजों की फीस को लेकर सरकार का ध्यान गया है। देश में बेहतरीन और अफोर्डेबल मेडिकल कॉलेज कैसे खोले जाएं, इसे लेकर देश के बड़े अस्पतालों के मालिकों के साथ सरकार ने अहम बैठक की।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार का फोकस है कि किस तरीके से देश में बेहतर और अफोर्डेबल मेडिकल कॉलेज खोले जाएं और इसी दिशा में सरकार ने हाल ही में देश के जो बड़े हॉस्पिटल ओनर्स हैं उनके साथ में अहम बैठक करी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बैठक की अध्यक्षता करी और सूत्रों ने बताया कि इसमें तकरीबन 60 से 62 बैठक में चर्चा करने के लिए और जो बड़े नाम हैं वो जैसे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल या कोकिलाबेन या यूं कहें अंबानी जो कोकिलाबेन अस्पताल रन करते हैं, मां अमृत आनंदमयी हॉस्पिटल, सत्य साई हॉस्पिटल, दक्षिण भारत के 4-5 बड़े नाम, ऐसे जो बड़े नाम हैं जो हॉस्पिटल चलाते हैं लेकिन मेडिकल कॉलेज रन नहीं करते हैं, उनके साथ में ये अहम बैठक की गई है। सूत्रों की माने तो बैठक काफ़ी शानदार रही, वो इसलिए क्योंकि इस बैठक के बाद में सरकार को चुनिंदा हॉस्पिटल ओनर से वो रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया है कि वो आगे आकर के मेडिकल कॉलेज सेटअप करने के लिए वो आवेदन करना चाहते हैं। दिक्कत ये आ रही थी अभी तक कि जो हॉस्पिटल चला रहे हैं उनकी तरफ से ये बताया गया कि लैंड एक्विजिशन एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो फ्रेमवर्क है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बार बार फाइलों का दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसमें उनको किसी भी अप्रूवल के लिए कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और हर साल जिस तरीके के रिन्यूअल प्रोसेस हैं उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इस तरीके की दिक्कतों को लेकर के जब सरकार के सामने रखा गया तो सरकार की तरफ से या यूँ कहे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उनको दूर किया जाएगा, पूरे प्रोसेस को काफ़ी सरल बनाया जाएगा और जो एक्विजिशन जैसी जो प्रॉब्लम है उनको भी जल्द सुलझा लिया जाएगा। तो इसको देखते हुए अब जिस तरीके के आवेदन आ रहे हैं सरकार को उम्मीद है कि इस साल तकरीबन 15 से 20 आवेदन इन हॉस्पिटल ओनर की तरफ से मिल जाएंगे और अगले साल देश में तकरीबन 1500 से 1600 एडिशनल मेडिकल सीट उपलब्ध हो पाएगी। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि ये जो हॉस्पिटल संचालक हैं ये अगर मेडिकल कॉलेज सेटअप करते हैं तो एक तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और क्वालिटेटिव एजुकेशन भी मुहैया हो पाएगी। तो अफोर्डेबल और क्वालिटेटिव मेडिकल एजुकेशन की दिशा में सरकार की एक अहम बैठक और सरकार को लगता है कि आने वाले समय में ये हॉस्पिटल संचालक भी जब मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो अभी जो गैप है डिमांड और सप्लाई का वो काफ़ी हद तक दूर हो पाएगा। और अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। तो संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा किया और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। बता दें कि लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल ने देश की गरिमा को गिराया है। इधर सत्ता पक्ष के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। खड़गे ने कहा कि भाजपा के नेता खुद लोकतंत्र को कुचल रहे हैं और हर एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी देश को तानाशाह की तरह चला रही है और देशभक्ति की बात करती है। हंगामा नहीं थमने पर दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और अब जाते जाते बात खेल जगत की। तो क्राइस्ट चर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड के हाथों श्रीलंका की हार के बाद भारत WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पहुंच गया। खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम का सामना जून 7 तारीख से 11 जून के बीच ऑस्ट्रेलिया से होगा। आपको बता दें WTC टूर्नामेंट के टेबल में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, जबकि भारत ने भी दूसरे नंबर पर रहते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। लंदन स्थित ओवल स्टेडियम में ये खेला जाएगा। इसके लिए ICC ने एक रिजर्व डे रखा है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा सीजन है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।